हूं आपके साथ सना वारिस। खबर दोपहर में। दरअसल आज हमने दो खबरों का इंतखाब किया है। दो खबरें कुछ इस तरह हैं। पहली खबर की अगर हम बात करेंगे तो पहली खबर एस जयशंकर की दौरे के हवाले से है। दरअसल दुशांबे जो कि ताजिकिस्तान की दारुल-हुकूमत है, वहां पर हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इस बार किया गया है और 9वां ये कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें शिरकत करने के लिए कल ही पहुंचे हैं दुशांबे एस जयशंकर। और साथ ही इससे पहले की अगर हम बात करेंगे पीर के रोज़ की, उन्होंने उस पीर के रोज़ मुलाकात की टर्की के वज़ीर ख़ारजा से, साथ ही साथ उन्होंने मुलाकात की ईरान के वज़ीर ख़ारजा से। अब इस मुलाकात के बाद उन्होंने कई तरह के ट्वीट्स भी किए हैं, लेकिन आज जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस पर सभी की निगाहें टिकी हुई, दरअसल इसलिए टिकी हुई क्योंकि इसमें पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद रहेंगे। लेकिन बायलैटरल उन दोनों की बातचीत होगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले हमें याद होगा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ख़त भी लिखा था और ट्वीट किया था और जल्द सेहतियाबी की दुआ की थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान में एक तरीके से और हिंदुस्तान में ये उम्मीद जाहिर की जाने लगी थी कि अब दोनों मुल्कों के दरमियान जो रिश्ते हैं वो उस्तवार होंगे और नई समत में चलते हुए नजर आएंगे। आज देखना ये होगा कि क्या इस मीटिंग में, इस कॉन्फ्रेंस में बायलैटरल दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत होती है या नहीं। हालांकि ज़रा ये कह रहे हैं कि इस हवाले से कोई जानकारी नहीं है और ये मुमकिन भी नहीं है। इसके अलावा दूसरी खबर की अगर हम बात करें तो दूसरी खबर दरअसल कुछ इस तरह है, क्योंकि आज इंतखाबी शोर थम जाएगा। जी हाँ, दूसरे मरहले के तहत 1 अप्रैल को वोटिंग होनी है और 1 अप्रैल को वोटिंग के पेश नज़र आज इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक शाम को लग जाएगा, यानी इंतखाबी तशहीर अब चुनावी पार्टियां, सियासी पार्टियां नहीं कर सकती हैं। तो अब देखना ही होगा कि आज कहां कहां पर कौन कौन सी जगह पर सियासी लीडरान पहुंचे हैं और आखिरी बार पूरी जोर के साथ आवाम को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। बयानात भी सुनाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की हवा आज की क्या कुछ कह रही है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं और सबसे पहले बात जवाद ज़रीफ की और साथ ही साथ जयशंकर की, जो कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कुछ देर पहले ज़राए के हवाले से आ रहा था कि हो गई है। इस हवाले से अपने नुमाइंदे से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या इस कॉन्फ्रेंस के बाद बनेगी बात। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आज ताजिकिस्तान के दारुल-हुकूमत दुशांबे में हार्ट ऑफ एशिया सेमिनार में शिरकत करेंगे। सेमिनार में अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल पर तबादले ख्याल होगा। जैसा कि कुछ देर पहले कहा था कि इस हवाले से ज़रा ये कह रहे हैं कि मीटिंग की शुरुआत, कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी हो गई है और इस दौरान जयशंकर और शाह महमूद कुरैशी के बीच मुलाकात सोर्सेज ये कह रहे हैं हो सकती है, लेकिन क्या ये मुलाकात मुमकिन हो पाएगी बायलैटरल या नहीं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ बाजवा के मुस्बत बयानात के बाद दोनों ममालिक के वज़ाए ख़ारजा एक ही इजलास में शरीक हो रहे हैं। हालांकि दोनों वज़ाए ख़ारजा की दो तरफ़ा मुलाकात तयशुदा नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा महमूद कुरैशी ने मुमकिना मुलाकात पर कहा कि अभी कोई भी मीटिंग का प्रोग्राम तय नहीं है। वाज़ेह है कि चंद रोज़ कबल दिल्ली में सरहद पर जंगबंदी की बहाली और हिंद पाक इंडस वाटर कमीशन का इजलास मुनक़्क़िद हुआ था। 23 मार्च को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर मुबारकबाद पेश की थी, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की कोरोना मुस्बत पाए जाने पर ट्वीट करके जल्द सेहतियाबी की दुआ की थी। अब हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी शामिल हो रहे हैं, तब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्तों के लिए कुछ बातचीत हो सकती है या नहीं, या राहें हमवार हो सकती हैं या नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बनेगी बात। अब हार्ट ऑफ एशिया के हवाले से दरअसल आपको बताते हुए चले कि इसकी शुरुआत 2 नवंबर 2011 को हुई थी और इसकी शुरुआत सबसे पहले तुर्की में हुई थी और अब जो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हो रही है दारुल-हुकूमत ताजिकिस्तान के दारुल-हुकूमत दुशांबे में, वो 9वीं कॉन्फ्रेंस है। अब इस 9वीं कॉन्फ्रेंस में जब पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा मौजूद रहेंगे तो क्या बायलैटरल मीटिंग इन दोनों लीडरान की मुमकिन है या नहीं। हालांकि पाकिस्तानी ज़राए के हवाले से ये खबर है कि इस तरह से बिल्कुल इनकार कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, सबसे पहले ये बताइए कि इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत के हवाले से क्या खबर मिल पा रही है। साथ ही ये भी बताइए, जैसा कि कुछ देर पहले हमने नाज़रीन को बताया कि दरअसल इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत टर्की से हुई थी, वो भी 2011 में। इस कॉन्फ्रेंस
के बनाने का मकसद क्या था और अभी इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत के होने को लेकर क्या कुछ तफसीलात और जानकारियां मिल पा रही? शैलेंद्र, आपको बता दें कि ये बैठक अभी आज सुबह 9 बजे शुरू हुई थी ये कॉन्फ्रेंस, और इस बैठक में 15 देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ये मिनिस्ट्री लेवल मीटिंग चल रही है इस वक्त तजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे में। जैसा आपने सही बताया कि इस प्रोसेस को शुरू किए कई साल बीत चुके हैं और ऐसी कई बैठकें पहले भी हो चुकी हैं। भारत में भी अमृतसर में ये 2016 में बैठक हो चुकी है, जिस वक्त पाकिस्तान के उस वक्त के NSA इस बैठक में शामिल हुए थे। और आज की अगर हम बात करें तो इस बैठक में अफगानिस्तान को लेकर चर्चा होगी। अफगानिस्तान में आने वाले दिनों में किस तरह से पीस प्रोसेस जो चलाया जा रहा है, तालिबान के साथ जो बातचीत हो रही है, इन तमाम पहलुओं पर अफगानिस्तान में कैसे शांति लौटे, इस फोकस तरीके से इस पर बातचीत होगी। अगर हम आज के प्रोग्राम की बात करें तो सुबह 9 बजे प्रोग्राम शुरू हो चुका है और अब से कुछ देर में ही जो भी मिनिस्टर्स वहां पर शामिल हुए हैं, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री भी शामिल हैं, वो स्टेटमेंट्स देंगे। 5-5 मिनट का स्टेटमेंट होगा और 15 देशों को ये स्टेटमेंट्स देने हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अब से कुछ देर बाद ये स्टेटमेंट इस अफगानिस्तान के को एड्रेस करते हुए ये देने वाले हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री मौजूद हैं दुशानबे में और आमने सामने एक ही कमरे में मौजूद हैं, और माना जा रहा है कि ये एक ऐसा मौका है जब दोनों देशों के बीच में जो माहौल बना हुआ पहले से बेहतर हुआ है। हमने देखा है कि इमरान खान, वहां के विदेश मंत्री, वहां के आर्मी चीफ के जो स्टेटमेंट सामने आए हैं, उसके बाद जो माहौल बना है, पॉजिटिव माहौल बना है, उसके बाद सीज फायर की बहाली और इंडस वाटर कमीशन की बैठक जो दिल्ली में अब से कुछ दिन पहले हुई थी, जिसमें पाकिस्तान से आए डेलीगेशन ने शिरकत की थी, तो उस बदले हुए माहौल में बैठक हो रही है। हालांकि अभी तक ये साफ है कि बायलैटरल मीटिंग शेड्यूल्ड नहीं है, लेकिन पुल असाइड यानी कि वहां पर बैठक के दौरान आमने सामने मुलाकात होना या हैंडशेक होना, इससे इनकार नहीं किया जा रहा है। जी, जाहिर सी बात है बायलैटरल मीटिंग को लेकर सभी के जहन में और सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इससे पहले तो क्या ये माना जाए शैलेंद्र वांगू, जिस रिश्ते को इस्तवार करने की, उसको मजीद मुस्तहकम बनाने की, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि हमने देखा था कि रिश्तों में खटास पड़ी थी, अब जबकि दोनों लीडर ने शेक हैंड किया और आमने सामने इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, तो क्या ये माना जाए कि सिर्फ और सिर्फ जो दोस्ती की राह हमवार होने वाली है, वो उसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है और उस रुख को और उस चीज़ को आखिर नज़रअंदाज किया जाना चाहिए? क्योंकि कल हमने देखा कि टर्की के वजीर खारजा और साथ ही साथ ईरान के वजीर खारजा से जयशंकर प्रसाद ने मुलाकात की है और चाबहार समझौते पर भी बातचीत हुई। देखिए, ऐसा मौका होता है जहां पर इतने देशों के विदेश मंत्री जब एक ही प्लेटफॉर्म पे होते हैं, एक ही मंच पर होते हैं, तो बायलैटरल मीटिंग्स जो होती हैं वो पहले से तय होती हैं। तो ऐसे में अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यहाँ तक कि कल के बयान के हिसाब से जो कल पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया था कि भारत के साथ होने वाले ऐसी कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है। लेकिन इस मौके पर जब आमने सामने विदेश मंत्री हो तो पुल असाइड यानी कि मीटिंग के दौरान एक अलग कोने में मुलाकात हो सकती है, हैंडशेक हो सकता है, प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हो सकती हैं। ये एक ऐसा मौका होता है जहां पर इस तरह की चीज़ें उम्मीद की जा सकती है। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। अगर हम पिछली 2 बैठकों की बात करें जो 2018 और 2019 में हुई थी, सार्क बैठकें, उसमें साफ तौर पर पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया था विदेश मंत्री जयशंकर का, और उससे पहले 2018 में सुषमा स्वराज अपनी स्पीच करने के बाद वहां से चली गई थी कमरे से, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की स्पीच के लिए उन्होंने इंतजार नहीं किया था। तो जो हॉस्टिलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं अब बदलती कम होती नजर आ रही हैं। और हमने ये भी देखा है कि पिछले दिनों जो बयान दिए गए थे पाकिस्तान के लीडरशिप की तरफ से, उसको इंडिया में स्वागत भी किया गया था। यहाँ तक ये भी कहा गया था कि हाफिज सईद जैसे आतंकी और ज़कीर रहमान लखवी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई उसका भी भारत ने स्वागत किया है। तो जाहिर तौर पर एक माहौल जरूर पॉजिटिव है। लेकिन अब देखना ही होगा कि क्या इस बदले हुए माहौल में दोनों विदेश मंत्री हैंडशेक के अलावा कुछ और भी उनकी बातचीत होती है या नहीं, इस पर थोड़ा अभी और इंतजार करना होगा। हालांकि ये भी बता दें कि इस वक्त चीन के विदेश मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे, तो ये भी देखना होगा कि भारत और चीन के बीच में भी कोई बातचीत होती है या नहीं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, काफ़ी अहम मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है ये, जो कि जारी है सुबह 9 बजे से, जैसे कि शैलेंद्र ने कुछ देर पहले बताया, और इस मीटिंग पर सभी की निगाहें ये उठी। क्या शैलेंद्र ये समझा जाए, क्योंकि अगर दोनों मुल्कों को बहुत ही अच्छे रिश्तों की शुरुआत अगर करनी होती, जैसे कि टर्की और ईरान ने बायलैटरली मीटिंग के लिए वक्त तय किया, तो दोनों मुल्कों की तरफ से इस हवाले से कुछ कोशिशें पहले से नहीं की गई, इसके माने क्या निकाले जाएं?
देखिए, आपको याद दिला दे सना कि 2019 में 5 अगस्त को जो भी भारत ने फैसला लिया 370 को लेकर और बाइफर्केशन ऑफ जम्मू कश्मीर को लेकर, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से विड्रॉ किया गया अपने हाई कमिश्नर को, यहाँ से उनको वापस पाकिस्तान बुला लिया गया था और बदले में भारत ने भी ऐसी ही कार्रवाई की थी और अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया था पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से, जिसके बाद लगातार जो टाइज हैं, जो संबंध हैं, वो डिग्रेड होते चले गए और यहाँ तक कि जो मिनिमम कैपेसिटी है वहाँ तक लाया गया स्टाफ को, यानी कि बाकी स्टाफ को वापस लौटने को कहा गया और भारत ने भी अपना स्टाफ वहाँ से वापस लौटाया गया। तो आज की तारीख में सिर्फ एक्टिंग हाई कमिश्नर्स हैं भारत और पाकिस्तान में। तो ऐसे में जब भी इस तरह की शेड्यूल्ड मीटिंग्स होती हैं या बायलैटरल मीटिंग्स होती है, उससे पहले एक एजेंडा तैयार किया जाता है, लेकिन क्योंकि दोनों देशों के बीच में अभी तक हाई कमिश्नर्स नहीं है और बातचीत किसी भी स्तर पर नहीं हो रही है। पिछले दिनों हमने ऐसी खबरें सुनी थी कि दोनों देशों के बीच में NSA लेवल पर बातचीत हो रही है, आर्मी लेवल पर बातचीट हो रही है। तो जाहिर तौर पर एक माहौल बनाने की जरूर कोशिश की जा रही थी, लेकिन बायलैटरल मीटिंग के लिए पहले स्ट्रक्चर टॉक्स की जाती हैं। बायलैटरल मीटिंग को स्ट्रक्चर टॉक्स के तहत देखा जाता है। तो लेकिन स्ट्रक्चर टॉक्स के लिए जरूरी है कि दोनों देशों में हाई कमिश्नर्स मौजूद हों और वो तय करें कि किस एजेंडे पर बातचीत होगी। वो अभी मुमकिन नहीं हो पाया है। तो जाहिर तौर पर अगर मुलाकात होती भी है तो पुल साइड मीटिंग ही होगी, बायलैटरल मीटिंग इस पर नहीं होगी इस दौरे के दौरान। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह का बदलाव और माहौल इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में और भी बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले से हो गई। इसके बरक्स जिस इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जिस मकसद के तहत किया गया है, अफगानिस्तान में पीस के हवाले से और उस पर बातचीत के हवाले से, इस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हिकमत अमली आने वाले दिनों में मुरतब की जा सकती है? क्या इस पर फैसला लिया जाएगा या फिर जो पुरअमन कोशिशें जो की जा रही हैं अफगानिस्तान में पीस, पुरअमन, फिजा को पुरअमन बनाए रखने के लिए, उसकी सताइश की जाएगी? देखिए, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का मकसद ही था, जो इस्तांबुल पर से शुरू किया गया था आज से कुछ साल पहले, उसका मकसद ही यही था कि अफगानिस्तान के आसपास जो पड़ोसी मुल्क है और जिनका स्टेक अफगानिस्तान की सिक्योरिटी और वहाँ पर पीस के लिए है, तो वो तमाम देश मिलकर कदम उठाएंगे ताकि अफगानिस्तान में शांति लौट सके, वहाँ पर प्रोग्रेस वापस लौट सके। और हमने ये देखा है कि भारत का महत्वपूर्ण इसमें किरदार रहा है और भारत ने वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, तरक्याती कामों के लिए बहुत बड़ा डोनेशन भी दिया है और वहाँ पर काम भी किया है भारत ने। तो ऐसे में ये तमाम मुल्क एक मंच पर बैठकर ये बातचीत करते हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान में शांति लौटे, पीस लौटे। हालांकि पीस प्रोसेस अलग लेवल पर चल रहा है जिसमें अमेरिका भी शामिल है। तो ऐसे में भारत और पाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, इन तमाम मुल्कों के जो विदेश मंत्री हैं आज इसी सिलसिले के चलते बातचीत कर रहे हैं और ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में शांति किस तरह से लौटेगी। क्योंकि शैलेंद्र, जैसे कि आपने बताया कि सुबह 9 बजे से ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, अब जबकि 12 बज चुके हैं, कितनी लंबी ये मीटिंग चलेंगी? जैसे मैंने आपको बताया कि अब से कुछ देर पहले ही जो स्टेटमेंट्स हैं 15 कंट्रीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके स्टेटमेंट्स होने वाले हैं। आज करीब 1-2 घंटे तक ये स्टेटमेंट्स चलेंगे। उसके बाद जो सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, यानी 15 प्लस जो बाकी कंट्रीज़ हैं, वो भी 2-2 मिनट के स्टेटमेंट्स देंगे। तो ये करीब शाम 4 बजे तक की बैठक चलेगी। आज सुबह 9 बजे शुरू हुई थी, लेकिन इसके बाद बायलैटरल मीटिंग्स भी शेड्यूल्ड हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जिसमें वो अलग अलग कंट्रीज़ के विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अभी तक पाकिस्तान और चाइना के साथ बायलैटरल मीटिंग को शेड्यूल्ड सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ, जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि पुलिस मीटिंग्स हो सकती हैं बदले हुए माहौल में, लेकिन इस पूरी मीटिंग का फोकस जो है अफगानिस्तान पीस प्रोसेस को लेकर है। 2016 में ऐसी मीटिंग हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही है, जो कि नवंबर 2011 में इसी की तश्कील अमल में लाई गई थी और इसी मकसद के तहत। बेहद शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल खबर दोपहर में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और दूसरी खबर की बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि दूसरी खबर दोपहर में आज जो हमने शमूलियत इख्तियार की है वो ये है कि आज चुनावी जोर आजमाइश का दौर दूसरे मरहले के तहत खत्म हो रहा है। तो देखना ही होगा कि तमाम सियासी लीडरान अवाम से आज क्या कुछ कहती हैं। दूसरा मरहला आखिरी दिन, जी हाँ, मगरबी बंगाल और आसाम असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए आज इंतखाबी तशहीर मुहिम का आखिरी दिन है। दूसरे मरहले के लिए मगरबी बंगाल की 30
असेंबली सीटों, जबकि आसाम की 39 असेंबली सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए आज तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज आसाम में दूसरे मरहले के लिए इंतखाबात के इंतखाबी तशहीर का आखिरी दिन है। जैसा कि पहले हमने बताया, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी आज आसाम में इंतखाबी तशहीर में मसरूफ नजर आएंगे। राहुल गांधी आज आसाम की तारापुर सिलचर में खवातीन से इंडिया क्लब ग्राउंड में खिताब करेंगे। इसके अलावा भी कई मकामात पर राहुल गांधी का प्रोग्राम है। तो वहीं अगर मरकजी वजीर मुमलिकत पीएम जितेंद्र सिंह और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी की बात करें तो वो भी आज आसाम में चुनावी रैलियों से खिताब करते हुए नजर आने वाली हैं। तो 1 अप्रैल को मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले के तहत वोट डाले जाने हैं और साथ ही आसाम में भी वोटिंग होगी। दूसरे मरहले में रियासत के नंदीग्राम, जो कि हॉट सीट है, वहां पर भी पोलिंग होगी। नंदीग्राम में ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को कड़ी टक्कर देते हुए चुनावी मैदान में हैं। इसलिए बीजेपी ममता को यहां मात देने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि मगरबी बंगाल के नंदीग्राम में आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह नजर आ रहे हैं। नंदीग्राम से ममता बनर्जी के मुकाबले में बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है और अमित शाह का रोड शो भी नंदीग्राम में ही है। इसके अलावा स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती भी नंदीग्राम में अमित शाह के साथ रहने वाले हैं। हालांकि वजीर आला ममता बनर्जी पीर के रोज से ही नंदीग्राम में 3 दिनों से मौजूद हैं। उनका ये कहना था कि हम 3 चुनावी तशहीर में 3 दिनों तक मसरूफ रहेंगे, लेकिन वोटिंग के बाद ही मगरबी बंगाल की वजीर आला ने कहा कि वो वापस लौटेंगी। मैं बंगाल की बेटी हूँ, नंदीग्राम मेरा घर है। दरअसल वोटिंग के बाद ही उन्होंने कहा कि वो वापस लौटेंगी नंदीग्राम से। उधर बीजेपी लीडर धर्मेंद्र प्रधान ने ममता बनर्जी को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी को मालूम हो गया है कि वो इस चुनाव में शिकस्त खा रही हैं, इसीलिए बेतुकी बातें कर रही हैं। बजाय इसके कि वो बीजेपी कारकुन की वालिदा पर इजहार अफसोस करती, वो सियासत कर रही हैं। वाज़ेह है कि 1 माह कबल 24 परगना जिले के निमता इलाके के टीएमसी कारकुनों के जरिए मुबैना तौर पर मजूमदार की पिटाई की गई थी, जिसके बाद कल उनका इंतकाल हो गया था और फिर शुरू हुआ जवाब और पलटवार का सिलसिला। बीजेपी के बड़े लीडरों ने इस कत्ल का और इस मौत को लेकर मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी से सवाल किया, तो ममता बनर्जी ने इसका पलटवार उस ट्वीट के साथ किया कि पहले आप उत्तर प्रदेश की हालत देखें, जहां आए दिन हाथरस जैसे केसेस सामने आते हैं। देखिए, आदरणीय ममता जी ने अपनी मानसिक संतुलन खो दी है। पिछले 2 दिन से नंदीग्राम में कैंप की है। जब वहाँ हम लोग भी यही हैं, उनकी सभा, उनकी कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको घोर निराशा हो रही है। लोगों से जिस प्रकार से नकारात्मक रिस्पॉन्स, उनको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रही है, इसलिए उससे घबरा के वो अनर्गल कुछ भी कह रही है। ये जो सब उनकी भाषा अभी इन दिनों में आई है, संवेदनहीनता की चरम निदर्शन है। शोभा जी एक बुजुर्ग महिला है, भले ही वो बीजेपी की कार्यकर्ता की माँ हो, माँ तो सभी के होते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग महिला की दुखद निधन पे उनके ऊपर आक्रमण हुई थी, उसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ी, निधन हुई। संवेदना जताने के बजाय कटाक्ष करना, यूपी के बारे में बात करना, ये अपनी जिम्मेवारी से भागना है। उनको पराजय की डर सताने लगा है। वो डर की वजह से ममता बनर्जी ऐसी बातें कर रही हैं। लेकिन आज आखिरी दिन है, जाहिर सी बात है सियासी पार्टियों की बयानात में जोर दिखेगा, बातों में भी जोर दिखेगा कि आवाम को वो किस हद तक अपनी जानिब, अपने पार्टी की जानिब राग़िब कर पाते हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है और आखिरी वक्त में कौन सी ऐसी बात सियासी पार्टियां और सियासी लीडरान कहें ताकि वो वोटर्स को शीशे में छान ले। ऐसी कोशिशें तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से होती हैं। तो मगरबी बंगाल और आसाम में इंतखाबात होने हैं 1 अप्रैल को दूसरे मरहले के तहत। ऐसे में आज जो चुनावी तशहीर का आखिरी दिन है, रुख कर लेते हैं आसाम का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे निलॉय भट्टाचार्य जुड़ रहे हैं। निलॉय, आज आखिरी दिन आसाम में भी है दूसरे मरहले के तहत चुनावी तशहीर का, लेकिन ये कहा जा सकता है आखिरी दिन तो है, लेकिन आज रैली डे भी है। आसाम में कहां पर बड़े बड़े लीडर मौजूद रहेंगे मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के, बताइएगा तफसील के साथ।
जी सुना। सबसे पहले तो राहुल गांधी आज सिलचर पहुंचने वाले थे। सिलचर में वो काछार इंडिया क्लब में एक वहां पे वुमेन रैली को वो संबोधित करने वाले थे। दूसरे है हाफलॉन्ग में जो एक पहाड़ी जिला है, स्वायत्त शासित परिषद है, वो सबसे असम के 3 अगर बड़े स्वायत्त शासित परिषद को हम जो देखते हैं तो दोनों स्वायत्त शासित परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में इलेक्शन थे। जो दिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग, दिमा हसाओ में उनका एक रैली है और बोकाजान जो कार्बी आंगलोंग में है वहाँ पे एक रैली है। तो क्योंकि यहाँ पे मौसम पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही थी तो हेलीकॉप्टर उड़ना और उतरने में मुश्किलात की वजह से सिलचर इंडिया क्लब के रैली को बर्खास्त कर दिया गया है राहुल गांधी के, और आपके हाफलॉन्ग की रैली को बर्खास्त कर दिया गया है। हालांकि राहुल गांधी सिलचर एयरपोर्ट, कुंभिलका एयरपोर्ट पहुंच के 12:30 बजे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां करने वाले हैं। उसके बाद वो सीधे बोकाजान आएंगे। बोकाजान में रैली को संबोधन करने के बाद वो गुवाहाटी में आके आज रात को ठहरेंगे। उसके साथ बीजेपी भी आज पूरे जोरों शोर से आखिरी दिन के चुनावी जो प्रचार है, पहली दूसरी मरहले के जो चुनाव है 1 अप्रैल को, उसके लिए आज जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आए हुए हैं, स्मृति ईरानी आए हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट के मिनिस्टर जितेंद्र सिंह आए हुए हैं। दोनों ही काछार, बराक वैली और जो निचली असम की जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जाके वो रैली करेंगे। इसके साथ असम के मुख्यमंत्री और असम की सबसे इन्फ्लुएंशियल मंत्री या बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर है राज्य के लिए, हिमंत बिश्व शर्मा, वो भी रैली कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है कि यहाँ कहना कि अगर दूसरे मरहले के अगर चुनाव आप देखते हैं पहले मरहले से बहुत अलहदा है। इसलिए अलहदा है क्योंकि कांग्रेस के लिए या ग्रैंड अलायंस जो कांग्रेस, AODF और लेफ्ट पार्टियों का साझा मंच है, इस साझा मंच के लिए ये चुनाव बहुत ही अहम है इस वजह से क्योंकि पहले जो मरहले के चुनाव थे वहां पे कांग्रेस का मुद्दा चाय बगीचा और NTCAA था। लेकिन दूसरे मरहले के लिए और वहां पे पहले मरहले में कांग्रेस का ही वहां पे वर्चस्व था, AODF पूरे पिक्चर में कहीं था ही नहीं, सिर्फ 2 सीटों पे वो लड़े थे। लेकिन दूसरे मरहले में अलायंस के जो दूसरे पार्टनर है AIDF, उनके AIDF के लिए एक चुनौती है, एक प्लेटफॉर्म है जो वो कह रहे हैं। तो इसमें आपका AODF अभी फोरग्राउंड में है, वो अब बढ़ चढ़ के वो चुनावी रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं। AIUDF के लिए इस मरहले में गेन करने के लिए बहुत कुछ है। इस हवाले से हम सवाल करेंगे, तफसील जानने की कोशिश करेंगे। निलॉय हमारे साथ बने रहिए क्योंकि मगरबी बंगाल में भी आज चुनावी तशहीर का आखिरी दिन है, वहां का भी रुख कर लेते हैं। मगरबी बंगाल के कोलकाता से हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज जुड़ रही हैं। शबाना, आज काफी हाई डे है, रैली डे है, ये भी कहा जा सकता है। तमाम सियासी पार्टियों के लीडरान की तरफ से यही कोशिश होगी कि अवाम से हम ऐसी कौन सी बात कहें जो पोलिंग के दिन तक वो जहन में बिठाए रहें और पोलिंग बूथ पर पहुंचे। सही सना, आज बंगाल में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन नहीं है बल्कि सेकेंड मरहले के चुनाव का आज आखिरी दिन है। जो दूसरा फेज है उसके चुनाव का आज आखिरी दिन है। और आज ख़ास बात यह है कि जो दूसरे मरहले के तहत जो वोट डाले जाएंगे उसमें नंदीग्राम भी आता है। ये वही नंदीग्राम है जहां से वज़ीर आला ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं। और इस नंदीग्राम में हमने कल देखा था वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रैली की थी। आज भी वो कई सभाओं, कई जलसों से खिताब करेंगी। और साथ ही साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह भी शुभेंदु अधिकारी के साथ उसी नंदीग्राम में, उसी रोइयापाड़ा से जहाँ ममता बनर्जी ने कल पदयात्रा किया था और जहाँ ममता बनर्जी रह रही हैं, जहाँ वो जो उन्होंने कहा है कि वो 5 दिनों तक इलेक्शन होने तक वो नंदीग्राम में रहेंगी, तो उसी इलाके से आज वज़ीर दाखिला अमित शाह का काफिला गुजरेगा। तो काफ़ी ख़ास है। हालांकि चुनाव सेकंड मरहले के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन के लिए जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होंगे वहाँ आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन सबकी निगाहें नंदीग्राम में है। और नंदीग्राम में अमित शाह के रोड शो पर टिकी है क्योंकि कल जिस तरह से ममता बनर्जी ने आरोप लगाए थे, इल्ज़ामात लगाए थे, उन्होंने कहा था कि CRPF और सेंट्रल फोर्सेस के वर्दी में जो है वो लोग जो है वो यहाँ वोटरों को परेशान और धमकियां दे रहे हैं और एक खास पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो समझ नहीं पाई थी और उन्हें अपने ही करीबी लोगों ने धोखा दिया है। तो कई ऐसे इल्ज़ामात थे जो कल ममता बनर्जी ने लगाए थे और आज अमित शाह जो है उसी का जवाब देंगे, ऐसा समझ में आ रहा है। और सबसे अहम बात कि नंदीग्राम दोनों ही पार्टियों के लिए, तृणमूल कांग्रेस और BJP के लिए चुनौती की लड़ाई है, दोनों पार्टियों की वकार की लड़ाई है। जिस तरह से शुभेंदु
अधिकारी ने कहा था कि अगर वो जीत नहीं पाए तो वो सियासत छोड़ देंगे। तो एक बड़ा बयान था और पूरी बीजेपी पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी के नाम पर नंदीग्राम से उन्हें उम्मीदवार बनाकर एक बड़ा जो है वो चुनौती ली है। और एक पूरे पार्टी बीजेपी जो बंगाल में मजबूत होने का दावा कर रही है, तो वो सब कुछ निर्भर करता है, डिपेंड करता है नंदीग्राम के नताइज पर। और हर पार्टी की यही कोशिश होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसी बातें कहें कि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा उनकी तरफ मतवज्जा हो। बिल्कुल, आखिरी शाम दूसरे मरहले के चुनावी तस्वीर में देखना ही होगा कि नंदीग्राम में जब बड़े लीडर मौजूद रहेंगे तो क्या नंदीग्राम की बुनियादी सहूलियात की जानिब ध्यान देते हुए बात करते हुए नजर आते हैं या नहीं, क्योंकि लम्हे फिक्रिया ये है कि इस बार का इंतखाबात सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेकर ही किया जा रहा कि कौन कहां से जीत दर्ज करेगा, लेकिन इंटीरियर इलाका होने की वजह से वहां आके मुद्दे सामने नहीं लाए जा रहे, ना ही नेताओं के जरिए, और ना ही कहा जा रहा है कि हम इन इलाकों की तस्वीर बदल देंगे। ऐसे कुछ वादे और दावे नहीं किए जा रहे। हालांकि मैनिफेस्टो जारी किए गए हैं और मैनिफेस्टो में कई तरह के वादे किए गए हैं। आपके पास लौटूंगी शबाना एजाज, एक बार फिर से रुख कर लेते हैं आसाम का निलॉय, जैसा कि दूसरा मरहला है और आज आखिरी दिन है चुनावी तशहीर का। आपने कुछ देर पहले कहा कि जो पहला मरहला गुजरा, पहला मरहला दरअसल दूसरे मरहले से बहुत मुख्तलिफ था। ये जो मुख्तलिफ था, ये आखिर क्यों दूसरा मरहला पहले मरहले से मुख्तलिफ था, इसकी तफसील से जानकारी। जी देखिए सना, सबसे पहले तो अगर पहला मरहला हम देखते हैं तो उसमें कांग्रेस और एआईडीएफ की अलायंस बात करते हैं। कांग्रेस और अलायंस का 5 गारंटी, 5 गारंटी, और सबसे पहला गारंटी है कि एनटी के का अगर वो चुन के आते हैं तो का को यहाँ पे लागू होना नहीं देंगे। अब इस बात को वो पहले मरहले में अगर ऊपरी असम के सारे जिलों में वो ये चीज लागू होती है। दूसरे मरहले में अगर बराक घाटी का देखते हैं, वहाँ पे 15 सीट है जो 2011 में सारे के सारे कांग्रेस के पक्ष में था, और 2016 में उसमें से 8 पर बीजेपी ने जीत दर्ज किया। कांग्रेस और एआईडीएफ जब एक साथ वो नहीं थे, अलग अलग लड़ रहे थे, उनके दोनों के साथ अब 7 सीट था। अब बात है कि अगर बराक वैली में कांग्रेस और एआईडीएफ दोनों मिलकर बराक वैली में एंटी का की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बराक वैली के सारे लोग का चाहते हैं। तो अब कांग्रेस उनके जो लीडर एक्स एमपी है और भारतीय महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट है सुष्मिता देव, वो खुद भी राहुल गांधी के रैली पे एंटी का के गमछा वो नहीं पहने थे। तो इस वजह से वहां पे का मुद्दा कांग्रेस लेके नहीं जा सकती है। वहां चाय बागीचे इतना है नहीं, तो चाय बागीचे के मुद्दा वहां पे लेके नहीं जा सकते हैं वो। वहां पे एआईयूडीएफ वहां पे अपना जो प्रचार में एआईयूडीएफ बढ़ चढ़ के आगे आ रही है। और दूसरी बात है कि एआईयूडीएफ के जो सुप्रीमो है, चीफ है, धुबरी की एमपी है बदरुद्दीन आजमल कल एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस और एआईयूडीएफ में, उनके एआईयूडीएफ का चुनावी चिन्ह है ताला और चाबी। तो एआईयूडीएफ के सुप्रीमो बदरुद्दीन आजमल ने कहा है कि भला की कांग्रेस और एआईयूडीएफ ग्रैंड अलायंस में है, लेकिन इस पूरे ताला का चाबी मेरे पास है। तो जिस दिन सरकार होगी उस दिन मिनिस्ट्री हम बांटेंगे। यानी पहले से उन्होंने दिखा दिया बदरुद्दीन अजमल ने ये कहकर कि हम आपके साथ तो जरूर हैं, लेकिन किंग मेकर की भूमिका किरदार हम ही निभाएंगे। यस, और दूसरी बात है कि कांग्रेस की तरफ से पहले ही ये कह दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस इस अलायंस में सबसे बड़ा पार्टी है, तो कांग्रेस का ही वहां पे बात चलेगा। अगर मुख्यमंत्री चुन के लाना है तो कांग्रेस का ही बात चलेगा। और एक लक्ष्मण रेखा है जिसको एआईयूडीएफ को हर वक्त याद रखना है। अब एक जरूरी बात यह है कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ की कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अब तक घोषणा नहीं किया गया है। अनौपचारिक रूप से ये सभी लोग कहते हैं कि ये छप के रेडी है, लेकिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए हैं, लेकिन ऑफिशियल नहीं कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, काफी अहम ये बात है जिसका जिक्र आपने किया। जब कोई 2 पार्टियां मिलकर या 4 पार्टियां 6 पार्टियां मिलकर अलायंस करती हैं तो उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है कि आगे आने वाले दिनों में जब उनकी सरकार बनेगी तो वो मिलजुल कर कैसे काम करेंगे। तो आसाम में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो इत्तेहाद हुआ है 6 पार्टियों को मिलकर, कांग्रेस और एआईडीएफ का, उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्यों नहीं जारी किया है अभी तक, ये बड़ा सवाल है। एक बार फिर से रुख कर लेते शबाना एजाज का। निलॉय हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शबाना, जैसा कि पहला मरहला गुजर चुका, दूसरे मरहले की चुनावी तशहीर का आज आखिरी दिन है, ऐसे में अगर बंगाल के वोटर और नंदीग्राम के वोटर की बात करें तो उनका क्या मूड है? वो क्या चाहते हैं कि मगरबी बंगाल की तस्वीर पहले जैसी थी वैसी ही रहे या फिर कुछ तब्दीली चाहते हैं?
देखिए, जब भी इलेक्शन आता है तो ये बहुत सारे मुद्दे उभर कर सामने आते हैं और लोगों के पास भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो नहीं चाहते कि उन्हें उनकी तस्वीर पहले जैसी रहे। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की हासिल करना चाहते हैं और यही कुछ नारा और मुद्दा यहाँ के लोगों का भी है। जिस तरह से वो बार बार कह रहे हैं, जिस तरह से किसानों का मुद्दा है कि बंगाल में जिस तरह से सेकेंड मरहले की जो पोलिंग होगी उसमें जो जिन जिन इलाकों में पोलिंग हो रही है उसमें सबसे बड़ा जो है वो मुद्दा किसानों का मुद्दा है। नंदीग्राम खासकर किसान आंदोलन के लिए जाना जाता है और जिस तरह से ममता बनर्जी ने इस नंदीग्राम आंदोलन, नंदीग्राम तहरीक से अपने आप को मजबूत बनाया था और बंगाल के इक़्तिदार पर काबिज हुई थी, तो ऐसे में अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हालात कैसे थे और क्या हुए और अब वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से जो सियासी सरगर्मियाँ चल रही है, एक पार्टी ऐसी है जो पहली बार इक़्तिदार हासिल करना चाहती है, यानी बंगाल की सियासत में परिवर्तन का नारा जब ममता बनर्जी इक़्तिदार पर काबिज हुई थी और लेफ्ट को यहाँ से उखाड़ फेंका था तो उन्होंने परिवर्तन का नारा दिया था और लोगों को ये लगा था कि लेफ्ट के लंबे दौर में बहुत कुछ नहीं हुआ है, जो शायद इस परिवर्तन के नारे में उनके लिए बहुत कुछ किया जाएगा। ममता बनर्जी ने 10 सालों तक यहाँ जो है हुकूमत करी है, तीसरी बार के लिए वो पूरी ताकत लगा रही हैं। तो अब बीजेपी ने जब लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को जब बंगाल में बड़ी कामयाबी मिली 18 सीटों पर, अब बीजेपी जो है ये उम्मीद जता रही है ज्यादा गेन करने की कोशिश में बीजेपी दिखाई दे रही है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। निलॉय आसाम से तफसीलात देने के लिए, मगरबी बंगाल से शबाना तफसीलात देने के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब। कहते एक से भले दो।